राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम आपका स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू असम के 2 दिन के दौरे पर हैं। आज दूसरे दिन उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया तथा विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि पूर्वोत्तर के राज्य विकास की दिशा में बड़ी प्रगति कर रहे हैं। क्षेत्र के लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश का पथ प्रदर्शक बनना चाहिए। आज इस कार्यक्रम में आने से पहले मुझे माँ कामाख्या देवी के मंदिर में जाकर उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मैं माँ कामाख्या देवी से असम के भाई बहनों सहित सभी देशवासियों की प्रगति और समृद्धि की कामना करती हूँ। असम के विकास से जुड़े केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। इन परियोजनाओं का शुभारंभ श्रीमद शंकरदेव कला क्षेत्र के इस सुंदर सभागार में होना मैं एक सुखद संयोग समझती हूँ। मैं श्रीमद शंकरदेव जी की स्मृति के प्रति भावपूर्ण नमन करती हूँ। उनकी शिक्षाएं और आदर्श आज भी असम सहित पूरे देश के लिए प्रेरणादायी है। आज शुरू की जा रही परियोजनाएं स्वास्थ्य, शिक्षा, रेलवे, सड़क निर्माण, पेट्रोलियम तथा महिला सशक्तिकरण से जुड़ी ये परियोजनाएं मैं आशा करती हूँ आगे जाकर असम को एक ऐसे स्थान पे पहुँचाएगा। भारत केवल नहीं पूरा विश्व इसको देखते रहेगा। मैं इन सभी प्रोजेक्ट्स की सफलता की कामना करती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि इन योजनाओं के सफल कार्यान्वयन से असम सहित पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्रों में हमारे भाई बहनों के जीवन में सुविधाएं बढ़ेगी, व्यापार और रोजगार के लिए अवसर मिलेगी, परिवहन की सुविधाएं बढ़ेगी तथा अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि केंद्र सरकार इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दे रही है। असम का विकास पूरी पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विकास का इंजन हो सकता है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत माता परियोजना के तहत देश भर में माल ढुलाई और लोगों की आवाजाही को और अधिक सुगम बनाने के लिए लगभग 35,000 किलोमीटर सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा प्रभावी और मजबूत करने की महत्वाकांक्षा की योजना है। इसमें असम तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र का हिस्सा 5,000 किलोमीटर का है। इसे मिलाकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 10,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण या अपग्रेडेशन किया जाने का ये लक्ष्य है। आज मुझे ये योजना ज़्यादातर सड़क परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास करने के कार्य का मुझे अवसर मिला। सड़क परियोजना की सफलता और प्रगति के लिए मैं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को तथा उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देती हूँ। असम भारत के कुल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में 13% या 13% का योगदान देता है। इसी तरह भारत के टोटल नेचुरल गैस प्रोडक्शन का 15% पूर्वोत्तर क्षेत्र में ही आता है। आज मुझे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित बंद सिलचर में बने आधुनिक डिपो का उद्घाटन करने के विशेष प्रसन्नता हो रही है। मुझे बताया गया है कि इस डिपो के द्वारा संपूर्ण बाराक घाटी के साथ साथ त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम की पेट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकताओं को भी पूरा करने में मदद मिलेगी। मैं इन सभी प्रोजेक्ट्स की सफलता और कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी तथा भारत
रेलवे के पूरी टीम को शुभकामनाएं देती हूँ। आसाम में महिला और बच्चों के लिए विभिन्न सेवाओं को और मजबूत बनाने के लिए आज शुरू की गई 3000 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र एक सराहनीय पहल है। इसीलिए मैं राज्य के मुख्यमंत्री तथा उनके पूरा टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और धन्यवाद भी देती हूँ। अंत में एक बार फिर मैं आपके लिए स्नेह और स्वागत के लिए असम के भाई बहनों का धन्यवाद करती हूँ। मैं असम की प्रगति और आप सब निवासियों की उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। सीएम शिवराज ने शुक्रवार को प्रदेश के किसानों के नाम एक संदेश जारी कर कहा कि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। आप अफवाहों पर ध्यान ना दें। जितनी जरूरत हो उतना खाद आपको मिले, इसके लिए मैं निरंतर खाद की आपूर्ति की मॉनिटरिंग कर रहा हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को आश्वस्त किया जाना आवश्यक है कि खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। किसी भी स्तर पर इसके उपलब्ध न होने की आशंका के आधार पर अनावश्यक संग्रहण भी न किया जाए। रबी की बोनी के लिए खाद की पर्याप्त उपलब्धता है। खाद की कोई कमी नहीं है। यूरिया, डीएपी, पोटास, एनपीके कॉम्प्लेक्स और एसएसपी सभी तरह का खाद हमारे पास उपलब्ध है और इसलिए अफवाह पर ध्यान मत दें। जितनी जरूरत हो उतना खाद आप उठाना। मैं खाद की आपूर्ति की निरंतर मॉनिटरिंग कर रहा हूं। हम खाद की कमी किसी भी हालत में आपको आने नहीं देंगे। अगर कोई गड़बड़ करे, ज्यादा पैसे में खाद दे, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, एक टेलीफोन नंबर आपको दे रहा हूं। आपको दिक्कत हो या कोई गड़बड़ कहीं से आए की खबर आए तो आप 07 55 267 8403 इस पर जरूर सूचना देना। सूचना देते ही आपकी परेशानी भी हम दूर करेंगे और अगर किसी ने कोई गड़बड़ की तो कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, खाद समय पर पूरी उपलब्ध कराना यह हमारी ड्यूटी है और भारत सरकार का निरंतर सहयोग प्राप्त हो रहा है, इसलिए चिंता की जरूरत नहीं है। वर्षा के कारण, असमय वृष्टि के कारण कई जगह खरीफ की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। मैं किसान की तकलीफ और कष्ट जानता हूं। आने के पहले अगर फसल खराब होती है तो केवल फसल खराब नहीं होती, बच्चों का भविष्य बर्बाद होता है। किसान कितनी कठिनाई में पड़ते हैं ये मैं समझता हूं। इसलिए मैंने निर्देश दे दिए, जहां फसल को नुकसान हुआ है और फसलों का सर्वे हो रहा है, सर्वे होगा पर क्षति के आकलन के आधार पर राहत की राशि भी दी जाएगी और फसल बीमा योजना का भी लाभ दिलाया जाएगा। उससे जिन किसानों की फसल खराब हुई है या कुछ नुकसान पहुंचा है उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये संकट है लेकिन इसके पार निकाल के हम आपको ले जाएंगे, उसकी चिंता ना करें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार की सुबह पहले महाराजगंज और फिर गोरखपुर का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से बेहद आत्मीयता से बातचीत की, उनका दुख दर्द साझा किया। उन्होंने खुद अपने हाथों से राहत सामग्री सौंपी और भरोसा दिया कि हर संकट में सरकार उनके साथ खड़ी है। बाढ़ आपदा में हुए उनके हर नुकसान की भरपाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए केंद्र व राज्य की सरकार ने हर प्रकार की सहायता के लिए प्रशासन को पर्याप्त धन व सामग्री उपलब्ध करा दी है। मैं पिछले 3 दिनों से प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का ही दौरा कर रहा हूं। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, अयोध्या, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, बस्ती और गोरखपुर के दक्षिणांचल के दौरे के बाद आज मैंने महाराजगंज, कैंपियरगंज के बाद अब मैं सहजनवा में आया हूं। और समय बाढ़ है, इस समय बाढ़ के लिए नहीं था। अक्सर अगस्त और सितंबर माह में ही बाढ़ आती थी। पहली बार अक्टूबर महीने में भी बाढ़ की इस त्रासदी को झेलने के लिए हम सबको मजबूर होना पड़ा है। न केवल जनजीवन प्रभावित हुआ है बल्कि बाढ़ के कारण फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। अतिवृष्टि के कारण भी भारी नुकसान हुआ है और उन सब का सर्वेक्षण करने, पीड़ितों को तत्काल राहत सामग्री वितरण करने और प्रत्येक जगह समीक्षा के दृश्य में स्वयं भी जा रहा हूं। हर प्रभावित क्षेत्रों में हमारे मंत्री समूह भी दौरा कर रहे हैं, राहत कार्य की निगरानी कर रहे हैं। हमने पहले ही कह रखा है कि जिन घरों में पानी घुस चुका है, भोजन नहीं बना सकते, वहां पर तत्काल उन सभी परिवारों को एक व्यवस्था दी जाए कि वहां पर भोजन की उनको 2 समय भोजन मिल सके, रहने की व्यवस्था हो सके, स्वास्थ्य की परीक्षण की व्यवस्था हो सके, पशुओं के चारे के लिए प्रतिदिन प्रत्येक पशु को 5 किलो कम से कम चारा उपलब्ध हो सके, यह व्यवस्था तो करनी ही है। साथ साथ जहां पर लोग अपने घरों में भोजन बना सकते हैं, वहां पर उन सभी परिवारों को 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 5 किलो लाई, 2 किलो सूखा चना और 2 किलो अरहर की दाल, रिफाइंड तेल, नमक, मिर्च, मसाले, केरोसिन समेत घर की सभी प्रकार की उन आवश्यकताओं के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाएं। इसके साथ ही जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन लोगों को अगर मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है तो उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना में 1,20,000 रुपए की सहायता, आंशिक रूप से हुआ है तो उसे भी उसी प्रकार की सहायता आपदा राहत कोष से तत्काल उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही यह भी व्यवस्था बनाई गई है कि प्रत्येक उन सभी परिवारों को जो अगर किसी परिवार में आपदा के कारण कोई जनहानि हुई हो तो 4 लाख रुपए की सहायता उस परिवार को तत्काल उपलब्ध करवाएं। कोई अंग भंग हुआ है तो 75,000 से 2.5 लाख रुपए तक की सहायता भी उसे उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। पशु हानि पर भी दुधारू पशु है, गाय, भैंस, तो उस पर 37,500 तक, भेड़, बकरी आदि के लिए 32,000 तक, अन्य पशुओं के लिए भी इसी प्रकार की सुविधा की व्यवस्था की गई है कि इनकी हानि होती है तो उसके लिए भी
तत्काल सहायता उपलब्ध कराएं। सांप के काटने, बिच्छू के काटने, जंगली जानवरों के द्वारा भी नुकसान पहुंचाने की शिकायतें आती हैं, वहां पर उसके इंजेक्शन के साथ ही अन्य सामग्री भी उन्हें उपलब्ध कराए जा सके, ये भी व्यवस्था हर एक जगह उपलब्ध कराई गई है। और फसलों के जो नुकसान हुआ है अतिवृष्टि के कारण, उसका सर्वेक्षण के भी निर्देश दिए गए हैं, जिससे प्रत्येक परिवार को, जो भी किसान है, उनको हम इसकी सहायता उपलब्ध करवा सकें। आज के दिन पर मैं आप सबके प्रति आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि सरकार, केंद्र और राज्य सरकार आपके साथ में है, आपको हर संभव सहयोग करेगी। हम सबको भी ध्यान रखना होगा, बाढ़ का पानी अगले 2-3 दिन के अंदर निकल जाएगा। उसके बाद हमें स्वच्छता पर ध्यान देना होगा। साफ सफाई, स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, छिड़काव व्यापक पैमाने पे करना होगा। जिन गांवों में बिजली बाधित हो गई, वहां बिजली बहाल करने की व्यवस्था हो, जिससे लोगों को बिजली, दीपावली के अवसर पर गांव जगमगाता हुआ दिखाई दे। और इन्हीं सब बातों के लिए आश्वासन देने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं कि सरकार आपदा के समय में आपके साथ में है, आपको हर संभव भरपूर मदद करेगी। धन्यवाद। जय हिंद। निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इस पहाड़ी राज्य में एक ही चरण में 12 नवंबर को मतदान होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने यहां आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में हिमाचल में चुनाव की तारीखों की घोषणा की। 8 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। इस घोषणा के साथ ही हिमाचल में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कुल 68 सीटें हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने वहां जीत दर्ज की थी। अक्टूबर के इस त्योहार के माहौल में लोकतंत्र के त्योहार को भी हम लोग जोड़ रहे हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिसमें 18 साल से लेके 100 वर्ष तक के बुजुर्ग मतदाताओं का एक बहुत ही बहुरंगी इंद्रधनुष है। इंटरेक्शन will start with the wish that our appeal is being heard by most of the voters and they will come out to participate wholeheartedly in this forthcoming festival of democracy. For the last few months, our entire team which you are seeing here has been working on organizing these elections, ranging from the electoral rolls to the management of logistics to various things which we will explain. Periodic reviews were done by them. The commission also went to the states where the elections are due, and we had detailed meetings with the DOs, with the SPs, and with all the enforcement agencies, chief secretaries, DGs, and everyone who is involved in either conduct of elections or in the enforcement side of this. भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष, प्रलोभन मुक्त, इंड्यूसमेंट फ्री तरीके से विधानसभा का आगामी निर्वाचन चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है और हमारा प्रयास है कि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, महिलाओं, नए मतदाताओं सबकी भागीदारी बहुत ही सशक्त तरीके से आने वाले चुनावों में हो। निर्वाचन आयोग की इस पहल पर कानून में जो बदलाव किए गए, जिसके कारण 4 डेट्स में संभव है और अब पोल गोइंग स्टेट्स में नामांकन के दिन तक भी अभी मतदाता में सूची में नाम जुड़वाया जा सकता है। तो इसमें यह भी आपके माध्यम से अनुरोध है कि अगर इतनी मेहनत करके नए वोटर्स को जोड़ने के लिए कमीशन ने और फील्ड स्टाफ ने मेहनत की है, तो उनको भी आगे बढ़ के वोट देने आना चाहिए। Even those who do not have a voter epic, by and large, we have now ensured that the voting epic card reaches everyone. It's being delivered even now, but by chance, if you don't have, there are these many, almost a dozen other documents through which one can vote. So one need not be worried. What is important is to come to the booth with any one of these, even if one doesn't have an epic. The effort is to make the voting experience, it's quite protocol based, but we are still trying that the experience becomes far more enjoyable in the true spirit of the festival of the democracy. Our COs and DOs have been asked to identify the lowest polling percentage booth in each constituency. This is what we are doing to increase our awareness and persuade the voters to come and vote. And they are going personally to the polling stations which are
having the least percentage of voting below the average in their each respective constituencies. Now I come to, friends, the postal ballot facility for the absentee voters, because it would be happening first time in these elections. Commission has decided and introduced this in the last round of elections that 80 plus age voters, PWDs and COVID infected voters, we would provide a form 12D, and if they are willing, if they want to come to the polling station, every effort would be made to make it very, very comfortable there, and we encourage it. But in case somebody is ill and is not able to come, the commission would go to their house and get the vote conducted. And जैसे पिछली बार एक दो जगह में ये सूचना मिली थी कि कुछ शिकायत मिलने की उम्मीद थी कि आपने वोटर्स का उनका कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है घर पर, उसको खत्म करने के लिए भी एवरी एंटायर प्रोसेस वुड बी वीडियोग्राफ्ड। साथ में कैंडिडेट्स के एजेंट्स को पहले से ही सूचित किया जाएगा कि किस दिन वोट लेने जाएंगे, वो साथ में जाएंगे, जा सकते हैं, एंड एवरीथिंग वुड बी वीडियोग्राफ्ड। So, without compromising the secrecy of vote, the facility of voting would be extended right from the comfort of their home. In the entire country, there are 1.82 crores voters who are 80 plus. There are 100 plus voters, centenarians, who are crossing 2.5 lakhs. Imagine that they are all part of our voter list. दुरुपयोग मनी पावर का, नारकोटिक्स का, ड्रग्स का, किसी भी तरीके का उनको नजर आता है, किसी भी पोलिंग पार्टी का कोई चीज गलत नजर आती है तो कृपया उसको सी विजिल पे डालें। कुछ स्टेट्स ने बहुत इफेक्टिवली, सशक्त तरीके से इसको यूज किया, एंड दिस इज बिकमिंग एन इंटरेस्टिंग टूल इन आवर हैंड्स टू कंट्रोल द menace of any kind of money or the power or misuse by anybody. Their participation should take inspiration from the elders who are there in that state, and our fervent appeal that all stakeholders maintain COVID appropriate behavior. The gazette notification would be 17th October. The election would be in one phase. Last date for nomination would be 25th October, that is Tuesday. Date for scrutiny would be 27th. Last date for withdrawal would be 29th. And date of poll 12th November. And date of counting 8th December. And the entire process is completed by 10th of December. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छठ पूजा को लेकर शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इस साल दिल्ली में 1100 जगहों पर सार्वजनिक तौर पर छठ पूजा की जाएगी। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने ऐलान किया है कि सरकार छठ पूजा के लिए 25 करोड़ रुपए खर्च करेगी। केजरीवाल ने कहा कि 2 साल से कोरोना के चलते सार्वजनिक तौर पर छठ पूजा करने पर रोक थी, लेकिन इस बार सरकार ने धूमधाम से छठ पूजा करने का फैसला किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा 30 और 31 अक्टूबर को छठ का त्योहार है। हम सब मिलकर छठी मैया से आशीर्वाद मांगेंगे और सूर्य भगवान की पूजा करेंगे। 30 और 31 अक्टूबर को छठ का त्योहार है। हम सब लोग, पूरा देश, सभी लोग हम मिलके छठी मैया से आशीर्वाद मांगेंगे, सूर्य भगवान की पूजा करेंगे, उनसे आशीर्वाद मांगेंगे। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, देश के लिए, सब लोगों की स्वास्थ्य के लिए, सब लोगों की तरक्की के लिए हम आशीर्वाद मांगेंगे। 2 साल से हम पब्लिकली जिस तरह से बड़े स्केल के ऊपर दिल्ली सरकार इंतज़ाम करती है, 2 साल से उस तरह से छठ पूजा नहीं मना पाए थे क्योंकि कोरोना था। अपने अपने घरों में सब लोगों ने मनाई, लेकिन सामूहिक रूप से जिस तरह से हम बाहर आके और बड़े स्केल पे मनाते हैं वो नहीं मना पाए थे क्योंकि कोरोना की वजह से। लेकिन जब से हमारी सरकार बनी है 2014 में, तब से लेके भव्य रूप से इस पूरे त्यौहार को मनाने का हमने सिलसिला चालू किया है। पहले छठ पूजा दिल्ली में बहुत छोटे स्तर पे मनाई जाती थी। जैसे 2014 में केवल 69
69 स्थानों पे छठ पूजा दिल्ली में मनाई जाती थी, जिसको दिल्ली सरकार स्पॉन्सर करती थी। 2.5 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार खर्च करती थी, 69 जगह पे मनाती थी 2014 में। इस बार 1100 स्थानों पे सामूहिक तौर पे छठ पूजा मनाई जाएगी और 1100 स्थानों के छठ पूजा मनाने का पूरा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। 2014 में हमारी सरकार बनने के पहले 2.5 करोड़ रुपए खर्च होते थे। इस बार हम 25 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। छठ पूजा का त्यौहार धूमधाम से बड़े स्तर के ऊपर लोग खुशी के साथ मनाएं, इसके लिए सरकार इंतजाम कर रही है। इस बार खूब सारी स्पेशल तैयारियां की हैं आप लोगों के लिए। 2 साल से आप लोग एक तरह से घर में बंद थे, कैद थे कोरोना की वजह से। इस बार खूब अच्छे से अपने परिवार के साथ मनाइएगा छठ पूजा को। एक तो सबकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए दिल्ली पुलिस पूरा सहयोग करेगी और जगह जगह चप्पे चप्पे पे आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। दूसरा, हर साल की तरह टेंट, साउंड सिस्टम, चेयर टेबल ये सब किए जाएंगे। एलईडी का इंतजाम किया जाएगा, जगह जगह खूब सारे स्क्रीन लगाए जाएंगे। बहुत जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के लिए भी लोग जाते हैं। वैसे तो अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली है, लेकिन खुदा ना खास्ता कुछ अगर कहीं कोई फॉल्ट आ जाए और बिजली चली जाए लोकल लेवल पे, तो पावर बैकअप का भी हर जगह हम लोगों ने इंतज़ाम किया है। पीने के पानी का हर जगह इंतज़ाम किया गया है ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। साफ़ सफाई का सब जगह इंतज़ाम किया गया है और सब जगह टॉयलेट्स का इंतज़ाम किया गया है जनता की सुविधाओं के लिए। और एम्बुलेंस का और फर्स्ट एड का हर जगह इंतज़ाम है। बाई चांस खुदा ना खास्ता कुछ अगर कोई गड़बड़ हो जाए, किसी को कोई बीमार हो जाए वहाँ पे, तो उसको वो पहुँचाई जा सके, फर्स्ट एड दी जा सके, उसे अस्पताल ले जाया जा सके। इसलिए हेल्थ सर्विसेज और एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया गया। मैं आप सब लोगों को फिर से छठ पूजा की, दिवाली की, आने वाली दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं, छठी मैया से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग बहुत खुश रहें। आपसे भी निवेदन है कि जब छठी मैया की पूजा करें, उनसे आशीर्वाद मांगें। आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए तो आशीर्वाद मांगेंगे ही मांगेंगे, आप देश के लिए, देशवासियों के स्वस्थ होने के लिए छठी मैया से ज़रूर आशीर्वाद मांगिएगा। देश खूब तरक्की करे, हमारा खूब विकास करे, इसके लिए आशीर्वाद मांगिएगा। और छठी मैया से कहिएगा कि अब कोरोना से हम सब लोगों को मुक्ति दिलाए। और हाँ, जाते जाते कोरोना की तीव्रता कम हो गई है, लेकिन गया नहीं है पूरी तरह से, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखिएगा। मास्क पहनिएगा, मास्क पहन के रखिएगा। अपनी सुरक्षा, हालांकि फाइन वाइन हटा दिए गए हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा अपने हाथ। तो जो भी कोरोना की गाइडलाइंस थी, उनका जितना ज़्यादा से ज़्यादा पालन हो सके उतना पालन जरूर कीजिएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय का उद्घाटन किया। मुख्य द्वार पर लगे फीते को काटने के बाद वहां लगे शिलापट का अनावरण किया। इसके बाद कॉलेज के पूरे भवन का निरीक्षण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेडिकल कॉलेज के बाद अब इंजीनियरिंग कॉलेज का भी निर्माण अगले साल तक हो जाएगा। इस कॉलेज में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहीं शिक्षक, सहायक व विद्यार्थियों के रहने के लिए आवास की सुविधा भी की गई है। आज मुझे खुशी है कि आज मुझको फिर यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज के उद्घाटन के अवसर पर यहाँ आने का मौका मिला। और अभी तो इसके बारे में सब बातें बता दी गई है। अब आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने तो तय किया था कई तरह से, जितने कॉलेज में इंजीनियरिंग कॉलेज बचे हुए थे, तो हम लोगों ने 15 में 7 निश्चय में ये तय किया और जिसको 16 से लागू किया कि हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज बनना चाहिए। और उसी सिलसिले में यहाँ के जमीन की खोज बहुत दिनों से हो रही थी, लेकिन भाई आज अध्यक्षता कर रहे हैं विजय बाबू, तो ही तो इस जगह को खोजे हैं। आखिरकार मेडिकल कॉलेज के लिए भी जगह खोजा गया
और यहीं पर इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भी खोजा गया। समय की लगभग 100 एकड़ जमीन है और उन्हीं से अनुरोध किया गया, तो यहाँ पर जो दोनों मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण हो रहा है, आपको बता ही रहे, अगले साल वो भी तैयार ही हो जाएगा और इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भी यहीं पर वो जगह मिल गई। बहुत खुशी की बात है। और अब तो हम लोग, आप जान लीजिए कि चारों तरफ से ये काम कर रहे हैं। 46 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं और 2022-23 के लिए भी नामांकन प्रक्रिया जारी है। तो ये सब काम तो हो रहा है और यहाँ में इस इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम पर जिन लोगों का एडमिशन किया गया था, उनको तो पढ़ाया जा रहा था मुजफ्फरपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। अब तो यहाँ हो गया, सब के सब लोग यहाँ आ जाएंगे पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए, और हर प्रकार की सुविधा हमने जाकर के देख दिया है। सभी लड़के लड़कियों के रहने का इंतजाम है। सभी जो शिक्षक और दूसरे यहाँ पर काम करने वाले जो लोग होंगे, उनके लिए भी आवास का निर्माण कर दिया गया है। और अभी तो हम आकर के देख रहे थे कि हर तरह से लोगों को तो एक एक चीज की जो ट्रेनिंग दी जाएगी, वो सब का इंतजाम कर दिया गया है। तो बहुत अच्छा लगा है कि हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज होगा और मेडिकल कॉलेज के लिए भी कई जगहों पर किया जा चुका है, आप समझ लीजिए। अब उसके बाद तो अभी हाल में हम लोगों ने सोचा है कि अब यहाँ तो खैर मेडिकल कॉलेज बन ही रहा है, लेकिन हम लोगों ने यह भी सोचा है आगे कि मेडिकल कॉलेज भी हर जिले में बनवा देंगे, ताकि लोगों को, बच्चे बच्चियों को, सब लोगों को पढ़ने में सुविधा हो। तो ये सब काम तो हम लोग करने की कोशिश कर ही रहे हैं। और आपके यहाँ आ करके और ये हुआ। अब जो सबसे बड़ी चीज है कि उसके साथ साथ आप जानते हैं कि पॉलिटेक्निक संस्थानों की भी स्थापना की जा रही है। जिन जिले में नहीं थे तो उन जिलों में भी इसका निर्माण किया गया है। अब तो लगभग काम ये पूरा हो गया है, बहुत कम जगह, यानी अब सिर्फ बचा हुआ है मेडिकल कॉलेज का 3 जिला अभी बचा हुआ है, जहां पर काम हो रहा है, भोजपुर, बक्सर और कटिहार। और उसी तरह से पॉलिटेक्निक संस्थान के भी भोजपुर, अरवल और जहानाबाद में ये काम है, अभी चल रहा है, ये भी हो जाएगा। तो एक एक तरह से हर प्रकार से ये सब काम किया गया है। तो पूरे तौर पर, और आप जान रहे हैं कि हम लोगों ने तो अनेक चीजों का काम किया है, हर तरह से सब काम किया गया है। और आप समझ लीजिए कि सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय और पॉलिटेक्निक संस्थान में बालक बालिका के छात्रावास की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ के बारे में तो बता ही दिया, सभी जगह व्यवस्था की गई है ताकि किसी को कोई दिक्कत न हो, सब लोग रह सकें। तो ये सब काम तो हम लोग कर ही रहे हैं। सभी तरह से ये जितने भी आवासीय विद्यालय की बात हमने कर दी, तो इस सब पर कम से कम निर्माण पर लगभग 46 करोड़ रुपया से भी थोड़ा ज्यादा की जरूरत पड़ती है, वो सब किया जा रहा है। तो हम लोगों की तरफ से तो पूरे तौर पर ये सब काम किया ही जा रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज हम लोग बना रहे हैं, तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी कॉलेज का और मेडिकल यूनिवर्सिटी भी हम लोगों ने उसका निर्माण कर दिया है। और एक बात जान लीजिए, इसके साथ साथ भी तय कर दिया है, हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, हर एक मेडिकल कॉलेज में कम से कम 1/3 लड़कियों के लिए आरक्षित रहेगा, उसमें लड़कियां भी पढ़ेंगी। तो अगर आज लाए हैं हमको आप इसका उद्घाटन करने के लिए, तो बिल्कुल ठीक ढंग से इसको देखते रहिएगा और मेंटेन करिएगा, तो मुझको बड़ी खुशी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा आज चौथे राज्य में प्रवेश कर रही है। इस यात्रा में राहुल गांधी से गैर राजनीतिक लोग मिले, जिनमें युवा भी शामिल हैं। वह राहुल गांधी से मिले और अपने दुखों और चिंताओं को साझा किया। वहीं देश में पेपर लीक की घटना पर कांग्रेस ने गुजरात सरकार और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि नौकरी में भर्ती हो या प्रवेश परीक्षा, देश का कोई कोना
ऐसा नहीं जहां बीजेपी सरकार में घोटाला ना हुआ हो। पवन खेड़ा ने कहा कि कल बीजेपी की गौरव यात्रा शुरू हुई है। किस बात की गौरव यात्रा? गुजरात में 22 पेपर लीक हो चुके हैं, आखिर वजह क्या है? उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को गंभीरता से नहीं ले रही है। भारत यात्रा के आज चौथे राज्य में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। 3 राज्यों पे मैं होकर आया हूँ, बीच में तबीयत खराब हुई तो थोड़े दिन यहाँ आ गया और आज इसी बहाने सोचा आपसे भी मुखातिब हूँ। जहाँ जहाँ हम लोग गए वहाँ सबसे ज़्यादा लोग, गैर राजनीतिक लोग जो राहुल गांधी जी से मिलने सड़क के दोनों तरफ होते हैं या मिलना चाहते हैं और मिलते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा नौजवान, युवा वर्ग। और जो बात भी करते हैं तो वो अपनी बात, अपना दुख, अपनी चिंताएं बताते हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। या तो एंट्रेंस टेस्ट होते नहीं हैं, होते हैं तो पेपर लीक हो जाता है और फिर टल जाते हैं। बेरोजगारी तो आपके सबके सामने है ही, लगातार हम उस पर चर्चा कर ही रहे हैं। आज उन्हीं नौजवानों की आवाज आपके सामने मैं लाया हूं। गुजरात प्रदेश, जहां कल भारतीय जनता पार्टी की गौरव यात्रा शुरू हुई है। किस बात का गौरव? 22 पेपर लीक हो चुके हैं गुजरात में और ये गौरव यात्रा निकाल रहे हैं। 22। मैं बाकी राज्यों की, भाजपा शासित राज्यों की बात बाद में कभी रखूंगा, उत्तराखंड हो, कर्नाटक हो। इन दोनों पार्टियों का नाम अनाप शनाप है। पंजाब में भी पीपीएससी का स्कैम अभी निकला है। आखिर कारण क्या है कि जहां जहां भाजपा शासित राज्य सरकारें हैं वहां पेपर लीक एक के बाद एक पेपर लीक हो रहा है? क्या नौजवानों को आप गंभीरता से नहीं लेते? पूरे विश्व का सबसे नौजवान देश माना जाए भारत, और उसके नौजवान की यह हालत आपने कर दी हो, और आपका राज्य जहां आप 12 साल मुख्यमंत्री रहे हो, आज आप प्रधानमंत्री हो। जब से आप वहां मुख्यमंत्री बने तब का सिलसिला अगर मैं आपको अभी प्रेस रिलीज में भी दे रहा हूं। आपके बाद आनंदीबेन पटेल आई, उस वक्त कितने पेपर लीक हुए? विजय रूपानी जी आए, कितने पेपर लीक हुए? भूपेंद्र पटेल जी आए, हालत देखिए। अभी स्कूल के पेपर लीक होना, बीबीए के होना, पटवारी के होना, नायब तहसीलदार के होना, वन रक्षक के होना, समझ में तो नहीं आता लेकिन हो रहा है। स्कूल तक के पेपर लीक हो रहे हैं और परीक्षाएं टल रही हैं। ये हालत है गुजरात के नौजवान की। भारतीय जनता पार्टी 27 साल से वहां सत्ता में है। अब बताइए किसका नाम लेंगे? नेहरू जी का लेंगे? 27 साल से तो कांग्रेस वहां है ही नहीं सत्ता में। 27 साल से आपकी सरकार रही है, उसमें से 12 साल नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री रहे हैं। आपने वहां क्या किया? अभी सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में बीबीए और बीकॉम का पेपर 13 अक्टूबर को निर्धारित हुआ था, लीक हो गया, टल गया। कितनी मेहनत जाती है एक परीक्षा की तैयारी करने में। माता पिता की एक निवेश होता है, इन्वेस्टमेंट होती है, समय की इन्वेस्टमेंट होती है, पैसे की इन्वेस्टमेंट होती है और भविष्य की प्लानिंग होती है। हम और आप भी जब स्कूल में पढ़ते थे, हमारी भी प्लानिंग होती थी कि भाई कॉलेज करेंगे, कॉलेज के बाद ये एंट्रेंस देंगे, फिर शादी करेंगे, फिर जिंदगी अपनी सेटल करेंगे। गुजरात के नौजवान की किस्मत में ये प्लानिंग नहीं लिखी है, क्योंकि उसकी प्लानिंग के सामने आ जाती है गुजरात की भाजपा सरकार। आप सबसे यह गुजारिश है कि यह मुद्दा जात पात से दूर है, धर्म मजहब से दूर है, विचारधाराओं से अलग हटकर है। ये मेरे देश के नौजवान का मुद्दा है, उसके भविष्य का मसला है। इसमें राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। इसमें चिंता सबसे ज्यादा तो इस देश के प्रधानमंत्री को होनी चाहिए, प्रधान सेवक को होनी चाहिए, जो वहां गौरव यात्रा निकाल रहे हैं अमित शाह, उनको होनी चाहिए। आप उस प्रदेश में जाकर
नौजवानों की आंखों में आंखें डाल के कैसे बात करते हो, कैसे वोट मांग लेते हो? उसके साथ आपने किया क्या? उसके भविष्य का गला घोटा, उसकी आकांक्षाओं का गला घोटा, उसके सपने मार डाले। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला है, गुजरात में व्यापक घोटाला है, हर परीक्षा में घोटाला। तो यह सवाल हम सबको एक आवाज में उठाना चाहिए, मीडिया को यह सवाल उठाना चाहिए कि आखिर कारण क्या है, और जो सरेआम मालूम है कि किसने धांधली की उसको प्रोटेक्शन दी जा रही है, उसको राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है। मजबूरी क्या है आपकी? कारण क्या है ये? अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। दिल्ली में 25 जगहों पर ईडी की छापेमारी, शराब घोटाले की जांच कर रही टीम। सीएम योगी ने गोरखपुर महाराजगंज में किया बाढ़ का हवाई सर्वेक्षण, बोले जनता की सेवा को तत्पर है सरकार। हम जोमैटो सर्विस नहीं चला रहे, बाढ़ पीड़ितों की मदद मांगने पर यूपी के डीएम के बिगड़े बोल। केंद्र सरकार ने बढ़ाई हेमंत बिस्वा शर्मा की सुरक्षा, अब जेट प्लस सिक्योरिटी कवर में रहेंगे। उत्तराखंड में यूपी पुलिस की छापेमारी के दौरान झड़प, बीजेपी नेता की पत्नी की मौत, 6 पुलिसकर्मी घायल। मुस्लिम वोटों पर भाजपा की नजर, यूपी में पहली बार करेगी पसमानदा सम्मेलन। गुवाहाटी दौरे पर पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू ने कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। भारत पाकिस्तान सीमा पर दिखा ड्रोन, फायरिंग में बीएसएफ ने मार गिराया। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में 4.8 तीव्रता के भूकंप के झटके, कोई बड़ी क्षति नहीं। कोरबा और रायगढ़ जिले के कलेक्टर कार्यालय परिसर में ईडी की जांच शुरू। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम